नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, देश दुनिया के हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करते हुए 300 में से 212 सीटें हासिल की हैं। इसके साथ ही तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसे भारत बांग्लादेश के मजबूत संबंधों का संकेत माना जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए सब्सटेंटिव मोशन की तुलना 1978 में इंदिरा गांधी के निष्कासन से की है। दुबे का कहना है कि यह प्रस्ताव गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिस पर सदन में बहस और निर्णय होगा। सब्सटेंटिव मोशन एक औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसके जरिए सदन किसी मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय दर्ज करता है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बरेली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कादीगेट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डीसीएम मिनी ट्रक ने ऑल्टो कार को कुचल दिया, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य किया, हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। बीबीसी हिंदी के ब्लॉग में कहा गया है कि जेफरी एप्स्टीन मामला सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं, बल्कि पैसा, ताकत और रसूख के मर्दाना तंत्र का उदाहरण है। 2005 से शुरू हुए आरोपों के बाद 2008 में एप्स्टीन दोषी ठहराया गया। फिर 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई और जेल में उसकी मौत हो गई। उसके सहयोगी गिलेन मैक्सवेल को 2021 में सजा सुनाई गई। ब्लॉग के मुताबिक यह मामला दिखाता है कि ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाना कितना मुश्किल, लेकिन कितना जरूरी है। आगरा में विकास की बड़ी सौगात। आगरा में नेशनल हाईवे 19 से नागर अटूस और पनवारी मार्ग सहाई नहर पुल तक 8 किलोमीटर सड़क का 38.5 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा। ये मार्ग चौधरी बाबूलाल के प्रयासों से स्वीकृत हुआ, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी। परियोजना से दर्जनों गांवों को राहत मिलेगी और जाम की समस्या कम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वैश्विक मामलों में भारत का असर लगातार बढ़ रहा है और एआई समिट की मेजबानी के लिए भारत सही जगह है। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में होने वाले एआई इंपैक्ट समिट में 20 देशों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ देशों तक सीमित न रहकर पूरी मानवता के हित में विकसित होना चाहिए। बांग्लादेश में 17 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं होंगे। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रतिनिधित्व करेंगे। बीएनपी नेता तारिक रहमान प्रचंड बहुमत के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी है। इस बीच 16 फरवरी से इमैनुअल मैक्रो भारत दौरे पर। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर अनोखी पहल। गंगा एक्सप्रेसवे का स्वागत 5000 वर्ग फुट की भव्य सैंड आर्ट गैलरी से होगा, जिसमें प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा दर्शाई जाएगी। यह देश में पहली बार होगा जब किसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन रेत शिल्प से किया जाएगा। परियोजना के लिए यूपीडा ने प्रतिष्ठित कलाकारों से आवेदन मांगे हैं। एक्सप्रेसवे शुरू होने पर मेरठ से प्रयागराज की दूरी करीब 4 घंटे कम हो जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वे 10 दिन बाद जेल से रिहा हो गए हैं और उन्होंने सलमान खान को धन्यवाद दिया है। बता दें कि चेक बाउंस केस में राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। हालांकि वायरल वीडियो की सच्चाई संदिग्ध बताई जा रही है और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दर्शकों से अपील है कि बिना पुष्टि ऐसी खबरों पर भरोसा न करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बांग्लादेश की जनता को शुभकामनाएं दी और रमजान की अग्रिम मुबारकबाद भी दी। ममता ने तारिक भाई को फूल और मिठाई भेजकर शुभेच्छा जताई और उम्मीद जताई कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते आगे भी मजबूत बने। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने बड़ा प्रस्ताव दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची ने कहा है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर बातचीत करे तो ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने साफ किया है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अब दोनों देशों के बीच अगली वार्ता जिनेवा में होने की संभावना है और नजरें अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हैं। एप्स्टीन विवाद में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2010 में जेफरी एप्स्टीन से वित्त पोषित कार्यक्रम में पुरस्कार लिया था। कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आने पर कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर चुकी है। मामले ने अब राष्ट्रीय राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया। जर्मनी के म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा। रूस से तेल आयात और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर उन्होंने कहा, हर मुद्दे पर सहमति जरूरी नहीं, भारत अपने हित में फैसला लेगा। तेल कंपनियां लागत और जोखिम के आधार पर निर्णय लेती हैं। जयशंकर ने यूएनएससी सुधार और इंडिया यूएस सहयोग को भी अहम बताया। उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बैंकों को 20 फरवरी को जन वितरण शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। एमएसएमई और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 10,000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही लोन में आने वाली दिक्कतों का मौके पर समाधान भी किया जाएगा। ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद पहली बार तेहरान पहुंची लीज डुसेट ने जमीनी हालात का आकलन किया। राजधानी में इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ का जश्न तो दिखा, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और इंटरनेट प्रतिबंधों को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी भी सामने आई। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने समस्याएं स्वीकार करते हुए सुधार का भरोसा दिया, जबकि सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने सख्ती के संकेत दिए। ईरान इस समय आर्थिक दबाव और राजनीतिक असंतोष के बीच अहम मोड़ पर खड़ा है। बिहार के पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई टीम जहानाबाद स्थित पीड़िता के गांव पहुंची और करीब 3 घंटे तक घर में छानबीन कर परिवार से पूछताछ की। इससे पहले पटना के प्राइवेट हॉस्टल में भी जांच हो चुकी है, जहां छात्रा बेहोश मिली थी और 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। एजेंसी अब मौत की असली वजह और संभावित लापरवाही की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुगलसराय पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने आरोपी स्वप्निल केसरी और उसके परिवार से जुड़ी करीब 3.5 करोड़ रुपए की 6 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये संपत्तियां बेचूपुर, चंदासी और हरिशंकरपुर गांवों में स्थित हैं। पुलिस के मुताबिक अवैध मादक पदार्थ कारोबार से अर्जित संपत्ति पर यह कार्रवाई की गई है और मामले की जांच जारी है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के कुछ अंश रिकॉर्ड से हटाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। खड़गे ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि हटाए गए हिस्से सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री की आलोचना से जुड़े थे, जो धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दायरे में थे। उन्होंने सभापति सीपी राधाकृष्णन से अंश बहाल करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर वे इसे जनता के बीच जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मतदाता सूची की एसआईआर सुनवाई केंद्र पर तोड़फोड़ मामले में फरक्का से टीएमसी विधायक मनिरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के बाद हुई, जिसने देरी पर नाराजगी जताई थी। विधायक ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है, जबकि भाजपा ने गिरफ्तारी की मांग की है। आयोग ने साफ किया है कि सुनवाई केंद्रों पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।